हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ये बुक डिस्कस करना चाह रहा था, 15 जजमेंट्स केसेस दैट शेप्ड इंडियाज़ फाइनेंशियल लैंडस्केप बाय सौरभ कृपाल। तो ये हार्ड कवर बुक है और ये बुक किस बारे में है? ये बुक है कुछ 15 मेजर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लीगल हिस्ट्री के बारे में आप कह सकते हैं। ये बुक है भारत के न्याय के बारे में और कानूनी इतिहास कह सकते हैं। और इसमें जो मेन जो इंडिया की फाइनेंशियल डेस्टिनी जिसको शेप किया है जिन केसेस ने, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन या जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है, बट सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट भी एक तरीके से लॉ ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल भी है इसको लेके कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉ, वो कानून की ही हैसियत रखता है। तो कुछ बहुत मेजर जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसने इंडिया का आर्थिक नज़रिया शेप किया है। तो कभी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कुछ गलत कर दिया जाने अनजाने में, और उसका केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ जजमेंट दे दिया, तो उससे पूरा आप समझ सकते हैं कि कुछ 5-10 साल तक भारत की जो इकोनॉमिक या आर्थिक जो रास्ता था वही बदल गया। तो जब हम कहते हैं कि भारत की आज जैसे गोल है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं, तो और 70 साल हो गए, चाइना भी हमारे टाइम ही आज़ाद हुआ था, क्यों हम भाई पीछे रह गए? क्या सोशलिज़म का हाथ है? क्या हमने बहुत अच्छे से कैपिटलिज्म नहीं किया, या जो भी मतलब कारण दिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो खासकर कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमें इकोनॉमी की जगह पॉलिटिकल इकोनॉमी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई कोई सिंगल मॉडल आर्थिक नज़रिए का हमेशा सही नहीं हो सकता, और इतना इजी होता भी नहीं है कि आप कैपिटलिज्म का मॉडल लिया एक कंट्री ने और वही करते रहे। तो ये बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगा कि भाई ये जो जजमेंट्स हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ही आया है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि इसने भी इकोनॉमी को उतना ही शेप किया है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ही जजमेंट दे दिया होता कुछ केसेस में, तो क्या ग्रोथ उतनी ही हो रही होती उस साल, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता इंडस्ट्री पे। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी और लीगल हिस्ट्री की ये बुक मैं कहूँगा कि ये है। तो 15 मेजर जजमेंट सौरभ कृपाल जी ने इसमें डिस्कस किए हैं। सौरभ कृपाल जी शायद खुद भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के, और काफ़ी रिनोन है। और बहुत ही, ये भी मैं कहूँगा बहुत सिंपल बुक है। मैं जो बुक्स डिस्कस करता हूँ यूजुअली वो इसी टाइप की करता हूँ। मेरा शौक़ है ये कि नॉन फिक्शन हो चाहे फिक्शन हो, लेकिन नॉन फिक्शन में भी वो जो ले ऑडियंस, जो आम जनता है, उनके लिए लिखी गई हो। दुर्भाग्य है कि कई बुक्स इंग्लिश की हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो आनी पड़ेगी ये चीज़ें भी समझने के लिए। इनका भी ट्रांसलेशन होता है टाइम टू टाइम, तो मैं बस आपको बुक के बारे में बता रहा हूँ। तो कभी हिंदी इसका ट्रांसलेशन मान लीजिए आई है या किसी क्षेत्रीय भाषा में आया, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये बुक का इस बुक के लिए मैं थोड़ा छोटा ही रिव्यू रखूँगा, क्योंकि ये थोड़ी यूनिक बुक है। यूनिक इन द सेंस मैं आपको इसमें सिर्फ कंटेंट्स दिखाऊंगा और एक केस के बारे में दिखाऊंगा, एक चैप्टर के बारे में कि इन्होंने कैसे इसको कवर किया है। तो जैसे ये इंडिया की आज़ादी से शुरू करते हैं। तो जैसी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई 1951 में इन्फोर्स हो गया था, तो वहाँ से द परलॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब परलॉइंट तो भाई हमें भी नहीं पता था क्या होता है, तो देखिए मैंने तो मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे कि अच्छा, स्टोलन। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आते ही लागू होते ही वो उसमें चेंज आना पड़ा। तो राइट टू प्रॉपर्टी को, शायद इसमें दिख ना रहा हो, पेंसिल से लिखा था मैं, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दी गई थी। बेसिकली उसका दर्जा कम कर दिया गया था। तो ये मैंने अपने समझने के लिए इसमें ऐसे बना रखे थे कि मेरे हिसाब से ये थोड़ा दुखद हुआ, या ये केस अच्छा था आम जनता के लिए, भारत के लिए।
ये इतना अच्छा जजमेंट नहीं था। तो मैं आपको बस 15 जजमेंट्स आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। तो पहले केस में तो ये कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में यही डिस्कस हो रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, क्योंकि बड़ी अड़ंगे आ रही थी सरकार को कि भाई कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करें जब सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट लेके बैठे हुए हैं। तो ज़बरदस्ती उसको हटाया गया और वो ठीक हुआ नहीं हुआ वो आप बुक पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के टाइम पे आ गए हम। बैंक नेशनलाइजेशन, आरसी कूपर का केस इसमें डिस्कस हुआ। तो कि इसमें कि फंड कंपनसेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए जब सरकार कुछ कर रही है। तो फिर तीसरे केस में जैसे द स्वेट एंड टॉयल ऑफ वर्कर्स की आज तक इवन जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या जो आप कह सकते हैं जो वर्कर्स की आवाज़ है, वर्कर्स लेबरर्स, आज तो गिग इकोनॉमी पे भी आप देख ही रहे हैं कि मतलब वर्कर की राइट पे 70 साल हो गए। एक प्रॉपर अब तो कोडिफाई कर दिया वैसे, लेकिन फिर भी उसको शायद इन्फोर्स होने में अभी भी टाइम लग रहा है, लेकिन बड़ी लंबी इनकी जहर रही है। तो इसमें यही डिस्कस किया गया था इस केस में कि डेफिनेशन क्या रहेगी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री किसको माने, क्या हम एम्प्लॉयर के स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को माने या नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग माने। तो ये 1976 से लेकर 2017 तक और उसके आगे भी अब ये मामला चल ही रहा है वर्कर्स की राइट्स को लेके, है ना। तो अब देखिए, आप सोचिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ का जो लेबर है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 1978 का केस है, 1978 का। अब सोचिए ये जजमेंट पहले आ गया होता या इस जजमेंट में डेफिनेशन जल्दी क्लियर कर दी होती तो उससे इंडिया का भविष्य कितना चेंज हो गया होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री भी, थोड़ा लीगल हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या योगदान रहा है, या इवन जो लॉयर्स ने दलीलें दी थी कोर्ट को कितने अच्छे से दी, कितने अच्छे से नहीं दी। तो ये सब मैटर करता है एक कंट्री की अर्थव्यवस्था की डेस्टिनी में। तो ये अब हम फोर्थ केस में देखिए, ये है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के बारे में, कि एक कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बिल्कुल ही उनका राइट मार सकते हैं क्या। तो ये उस बारे में जजमेंट है। 1986 LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स का केस है, टेक ओवर्स हो रहे थे। आई थिंक ये फॉरेन वाले का, हाँ जी, ये स्वराज पॉल बड़े ही मतलब मेरे को शायद ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट बड़े ही चालाक इंसान ये हैं। तो इसका आप पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में कि कैसे ये टेक ओवर कर पा रहे थे उस वक्त। और फिर चैप्टर 6 में है गवर्नमेंट टेंडर्स, टाटा का केस। इसमें ये टाटा सेल्यूलर वाला केस था 1994 का, और इसमें भी वही कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस के बारे में शायद डिस्कस किया गया था। अब मुझे ध्यान आया कि ये इसमें मैंने लिखा भी था कि इसमें गवर्नमेंट की जो टेंडरिंग थी कि गवर्नमेंट टेंडर दे सकता है, उसको बड़ा ही लीगलाइज कर दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है टेंडर्स दे सकता है अपने काम के लिए। अब वो अच्छा है नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए, ऑक्शन से होना चाहिए, वो सब बाद में इवॉल्व होगा। फिर ये तो मैं कहूँगा लैंडमार्क केस, और दुखद भी है लेकिन अब यही है इतिहास। तो विशाखा गाइडलाइंस का जो केस है आप जानते ही होंगे, वर्क प्लेस में वुमेन का जो सेफ्टी है उसको लेके 1997 में ये केस आया था। बनवारी देवी जी का जो दुखद हादसा हुआ था उसके बाद देश हमारा एक तरीके से जगा, और उसको भी आते आते 2013 तक एक स्ट्रिक्ट कानून आया। और अभी तो जो आप सब जानते ही हैं, कोलकाता, हाथरस और ये जो केसेस हो रहे हैं, तो अब सोच लीजिए इस चीज़ में तो हम अभी भी बहुत लैक कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी के मामले में। बट ये ज़रूरी है ये केस। ये आप सोच रहे होंगे इसका फाइनेंशियल उससे क्या लेना देना। अमर्त्य सेन जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी मिसिंग जीडीपी के बारे में, मिसिंग वुमेन का रोल जो है जीडीपी में। तो कि 50% तो आप सोच लीजिए योगदान जो है औरतों का, वो हम इकोनॉमी में वैसे ही नहीं लेते हैं। जो मान लीजिए आपकी वाइफ हैं, बेटी है, या हाउस वाइफ है, या मेड है, जो भी लेबर है, भाई लेबर की वैल्यू तो होनी चाहिए।
तो उसको तो हम वैसे ही जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो वो मिसिंग वुमेन वाला जो केस है, और इवन देन जब कोई जीडीपी में योगदान दे रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, और आजकल तो ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई जैसे पहले होता था ऑर्डरली सिस्टम वही सही था। अरे जब अब महंगाई इतनी हो गई है ना, अब इक्वालिटी का ज़माना है, तो अब हम तो चाहेंगे कि भाई सब लोग योगदान दें जितना दे सकते हैं घर में। तो उस केस में आप सोचिए कि जब वुमेन योगदान देना चाह रही है, एजुकेशन लेवल्स में भी आप देख ही रहे हैं औरतें बाजी मार रही हैं, तो वर्क प्लेस में सिक्योरिटी का कितना इशू है आज भी। और ये तो कोलकाता का केस आप देख ही रहे हैं, अभी रिसेंटली में 2024 चल रहा है सितंबर, और एक तरीके से वो भी वर्क प्लेस का ही इशू है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। और तो ये केसेस तो खैर दुखद हैं, और ये आई थिंक सबसे कहेंगे कि आई थिंक इकनॉमी पे सबसे बड़ा धब्बा तो शायद यही होगा। बट चलिए वो मैं भटक रहा हूँ इससे। चैप्टर 8 में है फिर द केस फॉर प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या था, इसमें आई थिंक स्टरलाइट कंपनी को शायद कुछ आदेश दिया गया था इतने रुपए देने का। ये मुझे अब ध्यान नहीं वाला केस एक्चुअली। केस फॉर प्राइवेटाइजेशन, नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। चलिए ये तो मुझे ध्यान नहीं है। फिर अगला केस, हाँ ये जो मेजर केस है, हुज गैस इज इट एनीवे, रिलायंस वर्सेस रिलायंस, मुकेश भाई वर्सेस अनिल भाई अंबानी। तो ये केस आप ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर 9 इसी पे मैं आऊँगा अभी डिटेल में। चैप्टर 10 है डेथ एंड टैक्सेस, ओनली सर्टेनिटीज़ इन लाइफ। कहा जाता है कि भाई ज़िंदगी में दो ही चीज़ें पक्की हैं, आपकी मौत और आपका टैक्स तो देना ही होता है। ये रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन के बारे में था कि क्या कंपनीज़ को टैक्सेशन कुछ जैसे आज मैं कुछ कर रहा हूँ और कोई नया लॉ आ गया और वो कहे कि भाई मेरी कंपनी को पिछले 10 साल से जो टैक्स नहीं दिया वो भी अब इसको देना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी? ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी था, आपको याद है 2012 वोडाफोन पे लगा था काफ़ी, और खास करके टेलीकॉम कंपनीज़ को काफ़ी इसमें झटका लगा था। अभी भी लगा ही है शायद। उसके बाद ये 2G का केस, तो देखिए मैंने बना ही रखा है 2G का केस का क्या हुआ। उसके बारे में है, टेलीकॉम का रेवोल्यूशन था वो। तो आप देख रहे हैं आपकी एक एक केस जो है वो कैसे अर्थव्यवस्था की अलग अलग फील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप फिर से देखें तो पहला तो पॉलिटिकली हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही छेड़छाड़, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी का जो दर्जा है सोसाइटी में वही कम हो गया। फिर बैंक के नेशनलाइजेशन, बैंक्स पे आ गए हम। इंडस्ट्रीज़, भाई लेबर से तो बनता है सब कुछ, तो इंडस्ट्रीज़। फिर शेयर होल्डर्स, तो मैनेजमेंट की यहाँ बात हो गई। टेक ओवर्स, यहाँ पे आप सोच चलिए बाहर का मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI FII ये सब होते हैं, तो उसका भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट टेंडर्स, भाई गवर्नमेंट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट किसको प्रोजेक्ट दे रही है, किस पैरामीटर पे दे रही है, तो वो केस। वुमेन का तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया, 50% योगदान। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ये मैं सही में भूल गया ये किस चीज़ के बारे में था। मैं लिखा तो है CAGR 2006 कहीं, ये मैं सही में भूल गया ये किस चीज़ के बारे में। ओके, रिलायंस का केस तो अभी मैं आऊँगा कि ऑयल भैया जो गैस है, इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उस पर हक किसका है भाई, अनिल भाई का या मुकेश भाई का। फिर टैक्सेशन पे आ गया कि रेट्रोएक्टिवली क्या आप किसी कंपनी को टैक्स कर सकते हैं। भाई अगर ऐसे ही जजमेंट्स आने लगे तो आप या ऐसी पॉलिसीज़ बनने लगी तो जो फर्म्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सोचिए इंडिया क्यों आएंगे कि भाई ये तो कभी भी हम पे पिछले 20 साल का कुछ नया टैक्स बना के डाल देंगे। तो क्या ऐसे इरेगुलरली पॉलिसी आए जाए, ऐसे होना चाहिए? तो ये उस बारे में। टेलीकॉम का जो रेवोल्यूशन हुआ था जी भाई, अब तो सबके पास, जैसे कहते हैं ना कि अब तो सबके पास रिलायंस का सिम है, जियो है, तो ये हुआ कैसे? तो ये उस बारे में, टेलीकॉम काउंटर रेवोल्यूशन। 2G का केस, सॉरी ये तो हाँ मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री जब आई उसमें जो 2G का जो एलोकेशन हुआ था उसके बारे में ये। तो ये ऑक्शन के बारे में थी ना कि ऑक्शन जो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन किया गया था वो ठीक तरीके से किया था या नहीं। ये जो 1.76 लाख करोड़ की जो फिगर थी वो कितनी सही है या नहीं, उस पर तो आज भी खैर डिबेट होती है, पर ठीक है। उस वक्त के तो शायद CAG ने भी
रिसेंटली शायद माना था कुछ कि हाँ ये फिगर शायद इतनी करेक्ट नहीं है, बट एनीवे। नेक्स्ट देखिए एनवायरनमेंट। भाई कई कई बार कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्सटर्नैलिटीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं। मतलब कि भाई कोई फैक्ट्री है, अब वो कितना पोल्यूशन कर रही है अपने आसपास, उस पर उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसको एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैन वर्सेस वाइल्ड बड़ा अच्छा इन्होंने वो टाइटल दिया, इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट अच्छा ठीक है, हाँ ये गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इसमें माइनिंग लीजेस जो हैं वो गोवा को इन्फिनिट लीज पे दी गई थी, तो वो आज़ादी के बाद भी उनका लीजिंग का चल रहा है कि भाई हमें को तो लीज़ दी हुई है, हम तो माइन करेंगे आराम से जितना चाहें करें, और एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है माइनिंग का वो खैर वहीं के लोग और जानते ही हैं। नेक्स्ट केस है प्राइवेसी का, जो बहुत चला था, आपको याद हो आधार केस, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये उस बारे में है कि प्राइवेसी जो है वो उसका भी फाइनेंशियल हिस्ट्री पे इंडिया की काफ़ी असर होता है। किसी भी इंडिविजुअल की, फर्म की, सिटीज़न की एक प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना दिया इसको। तो देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी आपकी फंडामेंटल राइट है, बट यही तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ी पावर है, और शायद ज़रूरी भी है कि जितनी जल्दी हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी जल्दी कानून नहीं बना पाती, तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है वही उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को लॉ में रीड कर देता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी को कहा जाता है आर्टिकल 21 का पार्ट है कि आपकी डिग्निफाइड लाइफ हो, और तो प्राइवेसी भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट वो है। तो ये उस बारे में। और नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, कि कितने बैड लोन्स इंडिया में, बैड लोन्स की प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से चल रही थी, और फिर उसके लिए 2016 में ये कानून आया था, और 2019 में ये स्विस रिबन्स का केस इसमें लैंडमार्क माना जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर वर्सेस ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है कि किसी कंपनी, कोई कंपनी है मान लीजिए वो लोन नहीं चुका पा रही है, तो उसके जो उस कंपनी को जिन्होंने लोन दिया था, या तो पैसों के रूप में दिया होगा या सामान के रूप में दिया होगा, तो पैसों के रूप में देने वालों को फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जो उन्होंने सामान दिया है, सप्लाई दिया है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर। मान लो कोल दिया है, रॉ मटेरियल दिया है कुछ, और वो कंपनी तो डूब गई, तो अब आपको पैसा वापस लेना है, तो अब आप जाते हो ये आईबीसी लॉ है, तो एनसीएलटी कोर्ट करके है, उसमें जाते हैं लोग अपनी दलील देने, अपना पैसा वापस लेने। तो ये केस उस बारे में था कि किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, फाइनेंशियल वाले को या जिसने पैसा दिया, जिसने सामान दिया, उस बारे में। तो ये उस बारे में। और लेटेस्ट जो जजमेंट था ये है 2020 का बिटकॉइन के ऊपर, कि जब आरबीआई चाह रहा था कि इसको रेगुलेट करना, और कैसे करें इसको रेगुलेट, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी आपको याद हो तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, वो तो सारी गवर्नमेंट्स को बाईपास करने के लिए ही बनाया गया था। बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो डेमोक्रेटाइज्ड करेंसी, कि सिर्फ लोगों का उसमें हक चलेगा, और गवर्नमेंट्स उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगी तो टैक्स नहीं लगा पाएंगी। तो ये केस उस बारे में था। तो यहाँ मैं आपको बस लास्ट में, ये वीडियो तो थोड़ा लंबा ही होता जा रहा है, जबकि मैंने चैप्टर वाइज डिस्कस भी नहीं किया, बट ओके, मैं बस आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था इस बुक का। जैसे वो रिलायंस वाला ही केस है, हुज गैस इट इज़ इट एनीवे। तो इसमें कीन एंड एबल से लेके बताइए शुरू कर रहे हैं कि भाइयों की राइवलरी तो सदियों से चली आ रही है। तो मुकेश भाई और अनिल भाई का भी यही हाल हुआ। और बट ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि शुरू में ये उस केस की भूमिका रचते हैं एक दो पार्ट्स में। तो कैसे रिलायंस पहले तो शुरू हुआ है ना, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, डिस्प्यूट क्या था, फिर आपको कोर्ट में जो मामला हुआ वो क्या था, और फाइनली जो जजमेंट आया वो क्या था। तो जजमेंट भी वो आराम से एक दो पन्ना में समझा देते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, कंक्लूजन देते हैं ये इस चीज़ से कि इस चीज़ से हमें क्या सीख मिली, और इसका हमारे भारत में क्या कानूनी जो इम्पैक्ट रहा उसका वो इम्पैक्ट क्या था,
और फाइनली नोट्स। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस हैं वो इधर ही डिस्कस कर दिए गए हैं, ना कि बिल्कुल लास्ट में जो था। तो ये मुझे बहुत सही लगा फॉर्मूला। तो हाँ, तो ये चीज़ थी इसमें, मुझे ये डिस्कस आपसे करना था। तो मैं चाहूँगा ये बुक भी आप लोग पढ़ें। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 200 पेज में आप समझ लीजिए आपको 15 मेजर जजमेंट्स भारत से रिलेटेड मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपको समझ में आए, मतलब भाई एक लॉयर बैकग्राउंड का कोई होगा तो शायद सारे ही समझ लेगा, पता ही होंगे। लेकिन ये ले ऑडियंस के लिए भी मैं मानता हूँ कि थोड़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसको पढ़िए, इसको डिस्कस कीजिए, और थैंक यू।